आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं सृष्टि शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और उसके लिए हमें चलना होगा उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ में इनका स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। और योगी कैबिनेट में कुल 52 मंत्रियों को जगह मिली है। इनमें से 16 को कैबिनेट, 20 को राज्य मंत्री और 14 को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला है। भव्य तरीकों से हुए इस शपथ ग्रहण में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम और बड़े नेता शामिल हुए। और शपथ ग्रहण समारोह से शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो देखते ही बनता था। उनसे बात की हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा ने। आइए सुनते हैं। ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये आज लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ ग्रहण किया है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आपको बताएंगी कि कितना बड़ा जन सैलाब आज उमड़ा था नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर। और आप तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट थे। आप मोदी जी को लेके कहाँ जा रहे हैं? बस इनको साथ में लेके जा रहे हैं। साथ में घर में लगाएंगे जी। कहेंगे मोदी जी को लाए हैं। हम लाए हैं, तो इसलिए साथ में घर भी ले जा रहे हैं। मोदी हमारे उनको ले भी जाएंगे। मोदी हमारी रक्षा करते हैं, इनकी रक्षा ये बताइए, इनको घर में कहाँ रखेंगे? बस जहाँ सबकी पूजा होती है वहीं रखेंगे। पूजा जहाँ होती है? बिल्कुल बिल्कुल सब। भगवान हो गए। महिला मोर्चा है। नहीं, ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने और योगी ने ऐसा क्या? आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को मंदिर में रखेंगे? राम है, कलयुग के राम है नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या किए कि राम है? ऐसा संस्कृत जिन्होंने हमारी संस्कृत को बचाई, वो यकीन मानिए वो भगवान का ही रूप हो सकता है। आपको लोग छोटा योगी क्यों बुला रहे हैं? यार बोलना। देखिएगा, छोटा योगी इसलिए मुझे सभी लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं। मैं योगी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। इधर मोदी जी, इधर योगी जी। तो दिल तो एक ही तरफ होता है, दूसरे तरफ क्या है? सीना भी तो होता है ना, 56 इंची का सीना। तो दिल में मोदी, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ योगी जी। बाएं भी दिल है। एक 1000 में एक आदमी को बाएं भी दिल होता है, तो वो 1000 में से एक आदमी ये है। जो हमारे ये अलग के जो कहानी योगी जी बनाई हैं, उन्होंने जो ये कार्य किया है और पूर्ण बहुमत से जो सरकार हमने योगी जी की बनी है, मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के बाजार का आपको जायजा देते हैं किस तरीके का ट्रेड देखने को मिला। तो आज लगातार तीसरे दिन मार्केट्स में बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, जहां पे निफ्टी करीब 70 अंक गिरकर 17,150 के पास उसने वहां पे बंदी दी। वहीं सेंसेक्स में 223 अंकों का से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी पे भी प्रेशर था। पर आइए चलते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका के पास, जो कि आज के बाजार से जुड़े कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिला, ये पूरी लिस्ट के साथ हमारे साथ शामिल है। प्रियंका, बताइए। मार्केट्स आज एक रेंज में रही है, एक टाइट रेंज में रही। अगर आप कल से यानी थर्सडे की क्लोजिंग देखें तो बहुत हद तक उसी तरह उन्हीं लेवल्स के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। 17,200 के नीचे क्लोज होता है मार्केट। इनफैक्ट ये थोड़ी सी पोस्ट मार्केट सेटलमेंट के बाद अब आप देख रहे हैं 17,150 के पास क्लोज होते हुए, लेकिन एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बाजार बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज हालांकि एक अच्छा रिबाउंड सेशन दिया। बाद में आप देखेंगे यहाँ करेक्शन हुई और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगभग 117 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पे देखने को मिली। जो स्टॉक्स थे आज जिनमें गिरने वाले की स्टॉक से बहुत बड़ी गिरावट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या स्टॉक में नहीं देखने मिली, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी न्यूज़ फ्लो। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और शुगर, ये 4 स्पेस थे जो आपको गिरने वाले सूची में जिनको शामिल करना होगा। और साथ ही आपको जहां गेनर्स रहे वहां आपको रियलिटी पैक, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ओबरॉय रियलिटी जैसे स्टॉक्स ने एक अच्छा सपोर्ट दिया। और इसके अलावा आपको पीएसयू स्पेस से कॉनकॉर्ड जैसे स्टॉक्स ने जो 11% तेज रहे, उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट दिया। मीडिया स्टॉक्स आपने देखा होगा कि कल भी बजिंग थे जी की न्यूज़ के बाद, और उसके बाद आज भी आप पूरे मीडिया पैक में एक मोमेंटम पॉजिटिव ही देखेंगे। और साथ ही ओपन अप थीम के स्टॉक्स थे जितने भी, पीवीआर हो, इंडिगो हो, आइनॉक्स लेजर हो। हालांकि सिनेमा काउंटर्स का एक दूसरा ट्रिगर भी था जिसके कल चलते, लेकिन आपको क्लियरली ये ओपन अप थीम के स्टॉक्स भी आज चलते हुए दिखाई दिए।
कुछ और निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें, शुरुआती दौर में जब बाजार खुला था तो उस वक्त ऑटो एंसिलरी, चाहे टायर स्टॉक्स हो, ऑटो एंसिलरी, बैटरी स्टॉक्स हो, उनमें एक बायसनेस थी, पॉजिटिव बायसनेस थी और वहाँ खरीदारी हो भी रही थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई। लेकिन बजाज ऑटो आप देखेंगे, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज पैक के सारे काउंटर्स फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए। बजाज ऑटो आप देखेंगे 2% तेजी के साथ बाद में बंद हुआ। आपको अदानी पैक के जितने भी शेयर्स थे, अदानी पोर्ट्स हो, अदानी एंटरप्राइज हो, वहाँ पर आपको तेजी आज देखने को मिली। और साथ ही स्टील काउंटर्स में JSW स्टील, जिंदाल स्टील, इनमें आपको फिर से एक दिन और जहां मूव कैप्चर होते हुए दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर न्यूज़ फ्लो का ट्रिगर भी था। इंडियन होटल्स हमने जब से देखा है कि QIP ओपन हुआ उसके बाद से इंडियन होटल्स में तेजी थी। आज इंडियन होटल्स के साथ साथ आपको लेमन ट्री होटल में भी एक अच्छी बाइंग, फंड बाइंग के चलते हैं यहाँ पर 10% तक की तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट बाद में ये जाकर थोड़ा सा सेटल हुआ और लगभग 10% के आसपास ये बंद कारोबार करते हुए बंद हुआ। कुछ और स्टॉक्स जिनमें आज एक न्यूज़ बेस्ड एक्शन था, मदरसन सुमी उसमें से एक स्टॉक था। हालांकि शुरुआती तेजी इसमें ज़्यादा थी लेकिन बाद में ये क्लोज हुआ राउंड अबाउट 2% के आसपास। तो मदरसन सुमी एक स्टॉक था जहां न्यूज़ का एक्शन क्लियरली था। M6 दूसरा एक स्टॉक था जहां पर हमने देखा कि वहां पर कमोडिटी ट्रेडिंग ऑप्शंस में ट्रेड हो पाएंगे दूसरी भी, और जिसके चलते हमने देखा M6 पर आप लगातार 2-3 दिन से देख भी रहे हैं कि वहाँ अपमूव है भी और आज भी ये स्टॉक आपको F&O स्पेस में तेज दिखाई दिया। तो ये था एक मार्केट रैप। तो मार्केट क्लोज होती है 17,150 के ऊपर के आसपास ही इनफैक्ट अपने स्पॉट के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोमैटो की, जहां पे क्विक सर्विस को लॉन्च करने के लिए जोमैटो ने 10 मिनट की ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट में बड़ा निवेश किया है, जिसकी मदद से अब जोमैटो भी अपने ग्राहकों को चंद मिनटों में बेहतर सर्विस देने की तैयारी में है। ब्लिंकिट के फाउंडर अल्बिंदर डीटसा से बात की हमारी सहयोगी नयनतारा ने। आइए सुनते हैं इस दौरान उनका क्या कुछ कहना था। आजकल एक नया ट्रेंड है कि कंज्यूमर्स चाहते हैं कि दूध, सब्जियां जो भी 10 मिनट में डिलीवर हो। ये ट्रेंड है, ये हकीकत है, मार्केटिंग गिमिक है, क्या है? आज हम आए हैं ब्लिंकिट के ऑफिस में इसी के बारे में चर्चा करने के लिए फाउंडर अल्बिंदर ढींसा के साथ। आप बताइए, कोई लोग तो हंसते हैं, क्यों चाहिए हमें 10 मिनट में सब्जियां, दूध वगैरह? एम्बुलेंस भी नहीं मिलता है 10 मिनट में। आप तो इतना पैसा डाल रहे हैं इस बिजनेस में, फीडबैक क्या मार्केट से? पैसा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि लोगों को चाहिए। लेकिन ये आपका पैसा नहीं है, ये भी बोल देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। पर हमारा ही है, ठीक है। एंड हमें ये करना इसलिए हम कर इसलिए रहे हैं बिकॉज कस्टमर्स कह रहे हैं। जब आपको 10 मिनट में सामान मिलता है, जब 10 मिनट में आपको सब्जियां मिल जाती हैं, जब 10 मिनट में डाइपर मिल जाते हैं, तब कस्टमर्स को पता लगता है कि सर्विस की वैल्यू है, राइट। और रोज़ के 2 लाख कस्टमर हैं जो कि वोट करते हैं कि हाँ जी हमें ये सर्विस चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमें बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं और उसके लिए ये चीज़ चाहिए, राइट। तो हम तो इसीलिए बना रहे हैं बिकॉज कस्टमर्स मांग रहे हैं, राइट। अगर वो मांग ना रहे होते और हम बना रहे होते तो कहानी खत्म हो जाती। कस्टमर्स को जो भी देते रहेंगे वो तो बोलते ही रहेंगे ना। मैं बहुत अच्छी बात है। वो कस्टमर बॉस है। ये बोलते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ हमें डॉक्टर नहीं मिलता 10 मिनट में, जहाँ स्कूल कम है, ये सब। और ये लोग बोल रहे हैं कि चलो सब्जियां 10 मिनट में खरीदो। देखो, आपको ये सवाल पूछना चाहिए मतलब जो यंग मदर से, हाँ। ठीक है, जिसका जब 1 साल का बच्चा रो रहा होता है और उसको डाइपर चाहिए या मिक्स चाहिए, जब और वो बाहर नहीं जा सकते, जब वो सर्विस यूज़ करते हैं, कहते हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये, राइट। मेरे पेरेंट्स रोज़ सब्जियां मंगाते हैं इससे, राइट। उनके लिए रोज़ बाहर निकल के जाना पॉसिबल ही नहीं है, वो सब्ज़ी मंगाते हैं रोज़, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे यूज़ केसेस होते हैं जिसके लिए कस्टमर्स को चीज़ें चाहिए। उनके लिए तो ज़रूरत है वो, राइट। वो हम कह सकते हैं कि यार सबके लिए हो सकता है ज़रूरत ना हो, बट इन कस्टमर्स के लिए तो ज़रूरत है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब तो ये बस इट्स नॉट अ फैड, इट्स बिकम अ नेसेसिटी। हाँ जी। और ये बड़ा शहर का फिनोमिनन है कि छोटे शहरों में भी पिकअप हो रहा है? छोटे शहरों में अभी पता नहीं, हमने थोड़ा ही काम शुरू किया है,
बट बड़े शहरों में तो काफ़ी ज़्यादा इसकी यूजेज भी काफ़ी बढ़ रही है। सी एसेंशली इसमें एक दूसरा एंगल ये भी आ जाता है कि जो आपके जो लोकल दुकानदार हैं, राइट, हम उनके साथ काम करते हैं ताकि वो डार्क स्टोर सेटअप करें, ताकि वो अलग से एक वेयर हाउस बनाएं, ताकि वो ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकें, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें ये भी पता लग जाता है कि अच्छा इस एरिया में ये चीज़ बिकने वाली है, उस एरिया में ये चीज़ बिकने वाली है, राइट। मर्चेंट्स हमें बहुत कुछ बताते हैं कि आप यहाँ पे मेरे स्टोर में मुझे ये सामान बेचना है, तो हम उसको इनेबल कर सकते हैं, राइट। बट उसकी वजह से भी लोकल इकोनॉमीज़ के अंदर एक ऑनलाइन पेनिट्रेशन बढ़ रही है कि जो आपके लोकल दुकानदार, लोकल शॉप्स थे, इनके लिए एवेन्यूज़ ऑनलाइन आने के लिए बहुत कम थे। अब इनके लिए अपने एरिया में ही ऑनलाइन होने के एवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है, बिकॉज कस्टमर्स को सही चीज़ें मिलती हैं जो कि उनकी लोकल मार्केट में भी मिलती हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि आप छोटे शहरों में जाते हैं और वहाँ कैसे ये रिसीव होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत की उपलब्धियों के बारे में, जहां पे भारत ने मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स में $400 बिलियन का कीर्तिमान बनाया है और इसी में भारत ने एक और ऊंचाई को छुआ है, जहां पे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत $5 बिलियन की ऊंचाई के आंकड़े को भी पार कर सकता है। और इसी शानदार उपलब्धि के क्या मायने हैं, इसे कैसे देखना चाहिए, इसी पर ज़्यादा अपडेट्स के लिए और ये पूरी रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी सौमित्र जुड़ चुके हैं। सौमित्र, बताइए। जी हाँ, लगातार बढ़ती इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान काफ़ी बड़ा है और इसमें धीरे धीरे जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टेलीफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, सैमसंग और एप्पल जैसी, इन लोगों की मदद से और इन्होंने जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है भारत देश में, उसके कारण धीरे धीरे जो है भारत एक नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ता जा रहा है। $5 बिलियन की यहाँ पर एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस वित्त वर्ष में। आपको बता दें कि इन स्मार्टफोन कंपनियों ने PLI स्कीम का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। यहाँ पर सरकार की तरफ से जो मदद पिछले दिनों इनको मिली, उससे इनको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आज से ठीक 3 या 4 साल पहले ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था। कुल मिलाकर करीब 1300 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है साल 17-18 में हमने देखा, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब जो है करीब 42,000 करोड़ रुपए तक जाकर पहुँच गया है। इसमें जो ग्रोथ पिछले कुछ सालों में देखी गई है वो कंसिस्टेंट रही है। हालांकि जो कोविड की वजह से साल 2020-21 में हमने देखा कि करीब 23,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट भारत ने किया था। देखने की बात यह है कि अब तक दुनिया भर में, चाहे वो चाइना हो, वियतनाम हो, ऐसे देश हैं जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में लगातार आगे रहे हैं और भारत उस राह पर अब निकल पड़ा है कि धीरे धीरे वो कैचअप कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इनको ओवरटेक करता हुआ भी दिखाई दे। ये सारी जो तेज़ी आई है, जो एक्सपोर्ट में हमने बढ़त आते हुए देखी है, ये इस सब के बावजूद है कि पिछले 2 साल कोरोना के से जो है इंडस्ट्री काफ़ी हद तक प्रभावित रही। पहले साल जो है वो प्रोडक्शन पूरी तरीके से काफ़ी हद तक कम था, बंद था कई फैक्ट्रियों में, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर भारत जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने में और अंततः एक्सपोर्ट करने में लगातार तेज़ी दिखा रहा है और धीरे धीरे टॉप पोजीशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे ऑटो इंडस्ट्री की, जहां पे जियोपॉलिटिकल संकट के चलते सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों के बावजूद देश की सबसे बड़ी कार कंपनी अपना प्रोडक्शन टारगेट हासिल करने जा रही है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बात करें तो अगले महीने वो 1,70,000 यूनिट कारों का अपना लक्ष्य जो है वो छू लेगी। तो माना जा रहा है कि कार इंडस्ट्री अपना पूरा प्रोडक्शन टारगेट जो है वो आने वाले समय में छूती हुई नजर आएगी। पर क्या है ये पूरी खबर और क्या डिटेल सामने निकल कर आ रही हैं, ये सब बताने के लिए ET नाउ संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बताइए। अगर हम बात करें मोटाउन के नंबर्स की अगले महीने की, तो एक बात साफ है कि जितने भी ग्लोबल इशूज़ हो उनका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी कंपनीज पूरे फुल फोर्स में प्रोडक्शन करने वाली है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मारुति का नंबर 1.75 लाख जाने वाला है, जो उनका टारगेट है इस महीने भी 1.65 लाख तक जा सकता है। अगर आगे आने वाले समय की बात करें तो हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स भी 50,000 के नंबर टारगेट कर रहा है, लेकिन उसको पूरा भरोसा है करीब 45,000 तक के नंबर्स वो भी प्रोडक्शन में निकाल लेगा। महिंद्रा का सारा फोकस XUV700 पे है, अभी 6.5 के नंबर्स हैं अगले महीने के और 25,000 तक सारे नंबर्स हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें इस समय तो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है वो उसका अभी तक कोई इम्पैक्ट ग्लोबल हेडविंड्स नहीं पड़ा है, पर वो बहुत ही बारीक नज़र से देख रहे हैं क्या हो रहा है और अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो नंबर रिवाइज़ करेंगे, पर इस समय उनको लगता है नंबर रिवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
धन्यवाद उत्कर्ष। सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आने वाले समय में देखना काफ़ी अहम होगा कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट पैन आउट होती है। पर चलिए अब फोकस करेंगे हाउसिंग सेक्टर पे, जहां पे दिल्ली एनसीआर के 25,000 से ज़्यादा होम बायर्स टेंशन में हैं, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक दिवालिया हो गई है। पर क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं स्वदेश विशेष में। आम आदमी का सबसे बड़ा सपना होता है उसका अपना एक छोटा सा घर होना, लेकिन एनसीएलटी के आदेश के चलते दिल्ली एनसीआर के 25,000 से ज़्यादा होम बायर्स का यह सपना कुछ टूटता दिख रहा है, क्योंकि एनसीएलटी ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। होम बायर्स को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उनका समाधान और क्या रास्ता होगा आगे, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सपना तो था सुपर डुपर एमेनिटीज से सजे आशियाने का, लेकिन इन सपनों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के 25,000 होम बायर्स ने सुपरटेक के प्रोजेक्ट में अपने घरों की बुकिंग कराई थी, लेकिन पहले तो पोजेशन का इंतजार लंबा होता चला गया और अब तो घर मिलने की उम्मीद कम हो गई है। वजह है दिल्ली एनसीआर की रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड का इंसॉल्वेंसी में चले जाना, यानी अब कंपनी के दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। सुपरटेक पर यूनियन बैंक का काफी बकाया था। हालांकि सुपरटेक का देनदारों पर कितना बकाया है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बार बार बकाया चुका पाने में नाकाम रहने की वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कानूनी रास्ता अपनाया। बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच में सुपरटेक की इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर कर दी है। बैंक की इस याचिका को अब एनसीएलटी ने मंजूर कर लिया है। इंसॉल्वेंसी के लिए अपील दायर करने से पहले कोशिशें भी हुई। सुपरटेक ने बैंक को एक मुश्त बकाया लौटाने का ऑफर दिया, लेकिन बैंक ने इसे खारिज कर दिया और अब एनसीएलटी ने सुपरटेक को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हितेश गोयल को नियुक्त किया है। सुपरटेक को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक के नोएडा ट्विन टावर को गिराने का आदेश पहले ही दे चुका है और अब उस पर एनसीएलटी के फैसले की मार पड़ी है। लेकिन इस कानूनी पचड़े में अब फंस गए हैं वो 25,000 होम बायर्स, जिन्होंने सुपरटेक के प्रोजेक्ट में अपने घरों की बुकिंग कराई थी। ये होम बायर्स पिछले कई सालों से अपने घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं और अब इंसॉल्वेंसी को मंजूरी मिलने के बाद उनका इंतजार और लंबा हो जाएगा। दरअसल एक बार जिस कंपनी का कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होता है तो सभी सिविल, कंज्यूमर, आरईआरई केस सब लटक जाते हैं। इसके मायने ये भी हैं कि रेजोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कस्टमर्स को अपना घर मिल पाएगा। हालांकि जानकारों के मुताबिक सुपरटेक में घर बुक करवाने वालों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वो आईआरपी के तहत अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। चलिए सर, बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य परोलिया जो कि बायर्स के वकील हैं और अमित सिंह जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं NEFOWA के, वो मौजूद हैं। आदित्य, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, जो आखिरी लाइन हमारे पैकेज में कही गई कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्लेम सेटल करा जा सकता है, क्लेम जा सकता है, कितना समय लगेगा इस प्रोसेस में? क्योंकि बहुत लोगों के पैसे अटके हैं, बहुत लोगों की EMIs अटकी हैं और उनको तो EMIs देनी है अंत में। देखिए, मैं पहले आपको ये समझा दूं, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होती है ये कंपनी को खत्म करने की प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसको रिवाइवल करने की प्रोसेस है, जिसमें जो अर्स्टवाइल मैनेजमेंट होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और आईआरपी अपॉइंट होता है और आईआरपी के पास अपना क्लेम डालते हैं, यानी कि इतने पैसे की लायबिलिटी मेरी कंपनी की तरफ है मेरे लिए, तो वो क्लेम फॉर्म डाला जाता है। तो पहली बात तो कि कोई होम बायर घबराए ना, इसमें जो होम बायर्स हैं वो सीओसी का पार्ट बनेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं और डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगे। कई जगह देखा गया है कि नई कंपनी को टेक ओवर करने के लिए आज जो इंसॉल्वेंसी, क्योंकि पहले बहुत नया एक्ट था, काफी मैच्योर हो चुका है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, बड़े बड़े टेक ओवर्स हो रहे हैं इंसॉल्वेंसी के अंदर, तो इसके थ्रू होम बायर्स अपने जितने ग्रीवियंसेस हैं उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ, रिफंड का एक जो रास्ता है जो होम बायर्स को चाहिए था कि शायद उनको रिफंड मिल जाए क्योंकि इतना टाइम से प्रोजेक्ट नहीं बना है, वो थोड़ा मर्की हो जाता है, बट प्रोजेक्ट कंप्लीशन के
चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। टोटल टाइम पीरियड जो स्पेसिफाइड है एक्ट में वो 333 डेज है, उसके अंदर ये पूरा CIP प्रोसेस खत्म करना होता है। अमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप होम बायर्स से काफ़ी बातचीत करते हैं, आप जानते हैं उनको, उनके मन में इस समय किस तरीके के, जब इस तरह का कोई डिसीजन आता है तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है और कितने घबराए होते हैं वो इस सब खबरों से? सर, जब से ये न्यूज़ आया है मेरे पास कम से कम 50 से 60 कॉल्स आ चुके हैं होम बायर्स के, और वो लोग काफी चिंतित हैं। कहा तो ये जाता है कि प्रोसेस है, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। आप देखें सर कि 2010 में लोगों ने घर बुक किया था, अभी तक बहुत सारे लोगों को घर नहीं मिला है। सिर्फ संतावना दिया जाता है, ऐसे होगा वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। लोग परेशान हैं, लोगों को लग रहा है कि अब जो बची खुची उम्मीद थी वो भी डूब रही है, घर तो मिलने से रहा। आप चूंकि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा, मैं नेफोवा से हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। नेफोवा लगातार होम बायर्स के लिए लड़ती रही है पिछले 10 सालों से, और कितने होम बायर्स को एकजुट करके उनको घर दिलाया है, जिसमें सुपरटेक एक सबसे बड़ा बिल्डर है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जो जिन्हें अपना घर नहीं मिला। डेफिनेटली वो चिंतित हैं, परेशान हैं। कहने की बात है कि प्रोसेस है, हो जाएगा, लेकिन हम लोग भी तैयार हैं, नेफोवा तैयार है, सभी फ्लैट बायर्स तैयार हैं लड़ने को। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन अपने पसीने की कमाई वाले घर को हाथों से जाने नहीं देंगे, चाहे 20 साल ही क्यों ना लग जाए। तो हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आम्रपाली के लिए हम लोगों ने लड़ा, आम्रपाली के बायर्स के लिए लड़ा। आज आम्रपाली के सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, आम्रपाली के सभी बायर्स खुश हैं। आज न कल देर सवेर मिल ही जाएगा। तो कई सारे बायर्स तो ये कहते हैं कि जो आम्रपाली का हाल हुआ वही हाल क्या हमारा सुपरटेक में जो फ्लैट है उसका भी होगा। वो लोग परेशान हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या होगा। लीगल प्रोसेस लंबा होता है, कब फाइनलाइज होगा कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल परेशान है, बट हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा है, हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। नेफोवा के बैनर तले सभी बायर्स एकजुट होंगे दोबारा, और अभिषेक जी हमारे प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 10 सालों से लोगों के लिए, फ्लैट ओनर्स के लिए लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे। डेफिनेटली हम अपना फ्लैट सुपरटेक से, या जहां भी जाए सुपरटेक को कोई भी कंपनी अगर टेक ओवर करे, हम उनसे अपना फ्लैट लेकर रहेंगे और बिल्कुल लड़ते रहेंगे। मेरा आपसे सवाल है, जो अमित ने बात करी, प्रोसेस लंबी होती है, इसमें कई बार लोगों को बहुत लंबा रुकना पड़ता है, लेकिन आपका इस केस में इस समय क्या आकलन है, कितना टाइम लग सकता है? अभी तो इंसॉल्वेंसी में गया है, उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि COC बनेगी, IRP बनेगा, उसके बाद बिड्स मंगाई जाएंगी, उसके बाद पूरी प्रोसेस होगी। आप अगर एक रियलिस्टिक टाइमलाइन की बात करें तो कितने समय और इंतज़ार करना पड़ेगा कि पहले नया बायर आए और फिर ये प्रोजेक्ट को चालू करें? देखिए, रियलिस्टिकली जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें सारी प्रैक्टिकलिटीज का ध्यान रखना पड़ता है, और सारे होम बायर्स को रखना भी चाहिए। आप जैसे आई डोंट नो, आप जानते हो, जैसे हम लोग मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स को, बहुत सारे होम बायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे अक्रॉस इंडिया। तो हमारे से सुबह से कम 1000 लोगों ने जूम कॉल कर रखी है। हमने सबको ये बताया है कि प्रोसेस कैसे होता है। उस प्रोसेस में जो बिड्स आएंगी उसमें COC में अगेन ये होम बायर्स क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। जितनी जल्दी ये COC डिसीजन लेगी उतनी जल्दी इसका रेजोल्यूशन आएगा। दूसरी जो बात आपको गौरतलब करनी चाहिए कि सुपरटेक बहुत टाइम से ये घर बना नहीं रहा था, और क्यों नहीं बना रहा था इसका कोई ना कोई एक्सक्यूज मिलता जा रहा था, और सुपरटेक इनकेपेबल होता जा रहा था ये घर डिलीवर करने के लिए। तो आज नहीं तो कल ये सुपरटेक को इंसॉल्वेंसी में जाना ही था। इनफैक्ट होम बायर्स की कम से कम 10 से ज्यादा पिटिशंस ऑलरेडी पेंडिंग है NCLT में सुपरटेक को इंसॉल्वेंसी में भेजने के लिए, क्योंकि जब कोई बिल्डर घर नहीं बनाता है तो होम बायर के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उससे रिफंड मांगे या तो उसे इंसॉल्वेंसी में भेजे और खुद एक प्रोसेस के थ्रू और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराया जाए। हाँ, कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, बट हमने देखा है कि आम्रपाली में या JP में थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन, आप ये समझिए इनका कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है
जेपी, आम्रपाली और सुपरटेक का, थाउजेंड्स फ्लैट है। सुपरटेक खुद क्लेम करता है कि उसने 40,000 फ्लैट पहले डिलीवर किए हुए थे, तो अब की इन्वेंट्री देखिए अब कितनी बची होगी। तो हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें कंप्लीट करने में, बट इस प्रोसेस के थ्रू कम से कम ये एश्योरेंस मिल जाता है कि ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो और होम बायर्स का पैसा डूबेगा नहीं। तो उम्मीद है कि जितने भी फंसे हुए होम बायर्स हैं उनको जल्द से जल्द कुछ राहत मिले सरकार की तरफ से भी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं रेलवे सेक्टर पे, जहां पे एविएशन मॉडल की तर्ज पर अब रेलवे भी क्रेडिट पॉइंट्स देगा और रेलवे के रजिस्टर्ड ग्राहकों को सबसे पहले ये सुविधा मिलेगी, जहां पे फ्रेट को बढ़ाने के लिए रेलवे अप्रैल महीने से ये पॉलिसी लेकर आ सकता है। पहले चरण में की बात करें तो यहाँ पे फ्रेट के लिए ये सुविधा होगी और बाद में इसको यात्रियों के लिए भी बढ़ाया जाएगा। पर आइए चलते हैं समीर दीक्षित के पास, जो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, अप्रैल में रेलवे एक बहुत दिलचस्प नीति के साथ सामने आने जा रही है। इस नीति का नाम है रेल ग्रीन पॉलिसी। इस नीति के जरिए रेलवे कोशिश ये करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो आकर्षित करे कि वो भारतीय रेलवे को एक प्रीफर्ड, एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन के लिए चुने जिससे न केवल उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँच जाएगा, बल्कि ये पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी मुफीद होगा। और इसके लिए रेलवे की जो रेल ग्रीन पॉलिसी होगी वो फ्रेट कस्टमर्स को दो चीज़ें मुहैया कराएगी। सबसे पहला है कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो उनको धन्यवाद करेगा कि उन्होंने चूंकि रेलवे को चुना है, तो ये कार्बन एमिशन में उसको कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदद करेगा। ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा। उसके साथ ही दूसरा बड़ा फायदा ये है कि फ्रेट कस्टमर्स को रेल ग्रीन पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स जिनको रेल कस्टमर्स या फ्रेट कस्टमर्स अपने अगले कंसाइनमेंट में या जो अगला प्रोजेक्ट वो रेलवे के साथ करना चाहते हैं उनमें वो रिडीम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का खाका तैयार किया जा रहा है। और इसकी अगर बड़ी तस्वीर आप समझना चाहें तो वो लगभग कुछ ऐसा है जैसे अभी एविएशन सेक्टर में या क्रेडिट कार्ड के साथ आप देखते हैं। अगर आप एविएशन में देखें तो जो क्लब पॉइंट्स आप हासिल करते हैं उसको अगली फ्लाइट में आप रिडीम कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड के जरिए आप शॉपिंग करते हैं तो वो जो पॉइंट आप कलेक्ट करते हैं उसका आप शॉपिंग में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कुछ इस तरीके का बेनिफिट स्कीम जो है रेलवे रेल ग्रीन पॉलिसी में लाना चाहती है। और ये एक रिडीम के जरिए जो पॉइंट्स रेल ग्रीन पॉइंट्स कलेक्ट होंगे इनको वो आगे आप रिडीम कर सकते हैं। फ्रेट बास्केट को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए ये रेल ग्रीन पॉलिसी अप्रैल में लाई जा सकती है। शुरुआत में ये फ्रेट के लिए, माल भाड़े के लिए होगी, लेकिन माना ही जा रहा है कि अगर सब कुछ ज़बरदस्त रहा, अच्छा रहा, तो इसको यात्रियों के लिए भी आने वाले वक्त में लाया जा सकता है। और इसके जरिए रेलवे की कोशिश ये है कि मिशन 2030 जब जीरो कार्बन एमिशन भारतीय रेलवे को बनाना है, उसमें भी ये एक बड़े सहायक के रूप में साबित हो पाए। धन्यवाद समीर। तो होने जा रहे इस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पे हमारी नजर रहेगी। पर इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर और भी कई सारी खबरें आपको बतानी है, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Trading is momentum. Trading is le फटाफट दे फटाफट. मारो और भागो. And you have to follow the crowd in trading. In investing, you can be a big contrarian and still make a lot of money. Trading trend is my friend. And trading, the ROEs are the highest. The cash flows are great. I love trading. Given a choice, I would like to make all my money out of trading. But that's not possible. You lose money also. I've lost money so many times. सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि एसआईपी करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। We try to invest in more on share market than on FD. डाइवर्सिफिकेशन इज द वे ऑफ लाइफ। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, पर वहाँ पे उतना रिटर्न भी मिलता है।
पाइपलाइन में स्वदेश आवर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस करेंगे मल्टीप्लेक्स शेयरों पे, जिनमें आज अगर बोले तो सुपर हिट तेजी देखने को मिली है। और आज ही एस राजामौली की RRR फिल्म रिलीज हुई है और इस फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है। और यही नहीं, और भी कई सारी बड़ी फिल्में हैं जो कि आने वाले समय में ये अनलॉक में मचाल धमाते हुए हमें दिख सकती है। पर आज भी दोनों ही लिस्टेड शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इसी पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, पाइपलाइन में तो देखिए अभी आने वाली जो फिल्में हैं उसमें बॉलीवुड मूवीज ज़्यादा हैं। जर्सी, हीरोपंती 2, रनअवे 34 जिसमें कि अमिताभ बच्चन और अजय देवगन है, तो ये भी एक बिग स्टार मूवी है, तो इसका भी अवेट है। और अभी तक जो रिलीज आई हैं वो भी काफ़ी बड़ी रिलीजेस हैं और आज तो RRR की भी रिलीज हुई है। और RRR के अगर इतनी ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था इस मूवी का, अगर इसका हम आपको प्री रिलीज कारोबार बताएं तो वो अब तक 500 करोड़ का कारोबार RRR अभी अपने प्री रिलीज में कर चुकी है। जितना बजट था उससे ऊपर तो RRR अब तक कमा चुकी है और आने वाले समय में भी अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अनुमान किया जा रहा है। और अब जो बाकी जो मूवीज अवेटेड हैं उसमें कश्मीर फाइल्स जो आई थी वो 207 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वलीमाई ने 200 करोड़ की कमाई की है और बॉलीवुड मूवी जो गंगूबाई आई थी उसने भी करीब करीब 123 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो हम देख रहे हैं ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसके बाद से 100% ऑक्यूपेंसी जो सरकार ने अलाउ कर दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में फुल ऑक्यूपेंसी, कुछ थिएटर्स तो ये भी कह रहे हैं कि फुल ऑक्यूपेंसी में लोग आ रहे हैं मूवीज देखने के लिए और अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा है जब से कोविड रिस्ट्रिक्शन हटा है। और आने वाले समय में भी क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां भी चालू होने वाली हैं तो उस चक्कर में भी माना जा रहा है कि अच्छा कारोबार करते हुए फिल्म इंडस्ट्रीज और मल्टीप्लेक्सेस दिखाई देगी। और इसमें कि और इस ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसको PVR, आइनॉक्स जैसे कंपनी इसको वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने टिकट का जो प्राइस है वहाँ पे 14% तक की बढ़त की है। हम आपको बता दें कि थिएटर में साउथ साइड में जो PVR का ने अपना प्राइस तय किया है RRR के लिए, उसकी प्राइस 2300 तक जा रही है। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटी को प्ले आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स प्राइस हाइक के जरिए भी। और माना जा रहा है कि PVR और आइनॉक्स के लिए दोनों के लिए फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि 846 स्क्रीन है PVR की, आइनॉक्स की करीब 667 स्क्रीन है और सभी फुल ऑक्यूपेंसी के साथ, मोस्ट ऑफ द स्क्रीन फुल ऑक्यूपेंसी के साथ काम होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो कैसे भूल जाएं कि कल से शुरू होने वाली है IPL और IPL का धमाल होने वाला है और फिर से होने वाली है रन और धन की बरसात। आइए देखते हैं इसी पे हमारा दूसरा स्वदेश विशेष। IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट की लीग, शोहरत की लीग, उभरते सितारों की लीग, रोमांचक कहानियों की लीग, पर इसके साथ साथ अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग या इंडियन पैसा लीग भी कहें तो चलेगा, क्योंकि जिन टीमों ने साल 2007 में इस ब्रांड के साथ हाथ थामा था, उसमें पैसा लगाया था, उनकी वैल्यू अब दुगना नहीं, 3 गुना नहीं, न जाने कितने गुना बढ़ चुकी है। IPL के साथ लेकर हर आंकड़ा अब कई गुना हो गया है। लेकिन ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इज इट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्या ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और IPL की वैल्यूएशन आगे आने वाले समय में दुनिया भर के दिग्गज लीग्स के साथ कंपेयर करी जा सकती है। इस पर करेंगे पूरी चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। भारत, जहां क्रिकेट को भी धर्म माना जाता है और क्रिकेट के भी अपने दीवाने हैं, IPL अब क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट बन चुका है। IPL की दीवानगी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस खेल के दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा दीवाने हैं और उनमें से भी 90% से ज़्यादा भारत से आते हैं। साल 2008 जब से IPL लॉन्च हुआ है, तब से ये इवेंट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए आमदनी का बड़ा जरिया बन चुका है। 2019 में IPL का वैल्यूएशन करीब $6.7 बिलियन रहा है, जो कि यह मालदीव, भूटान और गुआम जैसे देशों की GDP से कहीं ज़्यादा है।
आईपीएल का विवादों से भी नाता रहा है। आईपीएल का आगाज भगौड़े और तत्कालीन बीसीसीआई उपाध्यक्ष ललित मोदी की अगुवाई में किया गया था, जिसे पहले T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद बीसीसीआई ने जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया। और यही वजह रही कि इस कामयाबी के बाद भारत में क्रिकेट का जोश और जबरदस्त हो गया और आईपीएल के शुरू होने के बाद से इसके स्टेक होल्डर की किस्मत तेजी से बदलने लगी। अब तक 5 आईपीएल खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा कामयाब फ्रेंचाइजी रही है। इसे 2008 में मुकेश अंबानी की इंडियन स्पोर्ट्स लिमिटेड ने 10 साल के लिए खरीदा था। साल 2008 में मुंबई इंडियंस के लिए लगभग $112 मिलियन की बोली लगाई गई थी। इसके उलट नई टीमें लखनऊ के फ्रेंचाइजी अधिकार 7,090 करोड़ में बेचे गए, यानी लगभग $1 बिलियन में। मतलब साफ है कि फ्रेंचाइजी अपने आप में आज बड़ी वैल्यू एसेट बन चुकी है। वहीं आईपीएल के प्रसारण के लिए मीडिया और डिजिटल अधिकारों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। साल 2008 और 2017 के बीच 10 साल के लिए सोनी ने हर साल 911 करोड़ रुपए के प्रसारण अधिकार खरीदे, जबकि इस साल की गई एक डील में स्टार नेटवर्क ने आईपीएल के प्रसारण के अधिकारों के लिए सालाना 3,270 करोड़ रुपए का भारी भुगतान किया है। इसके साथ ही जर्सी स्टेडियम की अलग से स्पॉन्सरशिप है और टिकट बिक्री की अलग। वहीं कुछ दिन पहले बीसीसीआई महासचिव जय शाह ने उम्मीद जताई थी कि अकेले आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई की कमाई पहली बार 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करेगी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल आईपीएल की विज्ञापन बिक्री 4000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की तैयारी में है। डिज्नी स्टार पहले ही 85% लीग के मीडिया अधिकार, टेलीविजन इन्वेंट्री और सभी डिजिटल संपत्तियों को बेच चुका है। ये तो थी बात आंकड़ों की। वहीं आईपीएल के रोमांच की असली कहानी आंकड़ों से नहीं, मैदान पर हो रहे खेल से बयां होगी, जिसका सालों से लाखों भारतीय आनंद भी उठा रहे हैं और इस साल भी उठाने को तैयार हैं। तो आप किस टीम के साथ हैं? ET Now स्वदेश, मुंबई। चलिए, इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ चारू शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। अगर इस बार की आईपीएल की बात करी जाए तो क्रिकेट ऑक्शनियर भी थे और साथ में एंटरप्रेन्योर भी हैं। चारू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय मुझे देने के लिए। सबसे पहले हर इंसान ये बात जानना चाहता है कि उस ऑक्शन के दिन जब आपको शॉर्ट नोटिस से बुलाया गया, उससे पहले आप कहाँ थे? जी, शायद काफी लोग जान गए हैं। पहले तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं घर पे था, लंच खा रहा था, अपने दोस्त वोस्त आए थे, काफी मतलब ऐसा ऑर्डिनरी लंच नहीं था और मैं टेलीविजन नहीं देख रहा था क्योंकि आईपीएल से जो मेरा जुड़ाव था वो थोड़ा सा जोड़ था वो कम हो गया कुछ सालों से। तो मुझे मालूम था कि आईपीएल बैंगलोर में हो रहा है, लेकिन ऑप्शन, लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं मालूम था। और एक हम अचानक फोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ हादसा हो गया। तो क्योंकि मैं होटल के पास ही था, मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ अपना सूट वूट पहन के पहुंच जाता हूं। और ऑप्शन कुछ लोग समझे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन इतनी है नहीं। तो और मैं पहले काफी कुछ कर चुका हूं, वो लंबी कहानी है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वहां था और सही समय सही जगह था। और आगे तो फिर काम तो करना ही, और करना है तो अच्छा करना है, ये तो करने का कोई फायदा नहीं। जी सर, सबसे पहले चारू सर मेरा आपसे सवाल है, 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई, आप भी उसके साथ जुड़े, तब एक शब्द इस्तेमाल करा गया था, नेवर सीन बिफोर। चाहे वो रेट्स हों, चाहे वो प्राइसेस हों, चाहे वो बोली जो लगाई थी महेंद्र सिंह धोनी पे उस समय 9.9 करोड़ की, सबको लगा कि इससे ऊपर तो अब कुछ जा ही नहीं सकता और वो नंबर तो बहुत छोटे लगने लग गए हैं। क्या आपने उस समय सोचा था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बन के उभरेगा आईपीएल? जी, इतना तो सबको मालूम था कि क्रिकेट जिस तरह से इंडिया में पॉपुलर है, ये लीग ऐसा नहीं कि चलेगी नहीं, खूब चलेगी, लेकिन क्या जो आगे रेट्स मिलेंगे, आगे जो बोली लगाई जाएगी, आगे जो स्पॉन्सरशिप रेट होंगे, अब उसका अंदाज तो कैसे लगा आदमी। लेकिन इतना जरूर था कि क्योंकि इंडिया का, अब ये मेरा ही खुद का आंकड़ा है कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स की तरफ पैसा दिया जाता है वो 90% से ज्यादा क्रिकेट को दिया जाता है। तो पैसा तो बहुत था और क्रिकेट में ही था। तो ये एक नई गाड़ी सी मिल गई क्रिकेट को, जहां उसकी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, उसका एक फायदा उठाया जाए। तो शुरू में क्योंकि समय बहुत कम था, सोचने का भी समय बहुत कम था, क्योंकि 3-4 महीने ये सबको दिए गए तैयारी करने के लिए। तो पहला सीजन तो इसलिए ही सब लोग इसमें जुड़े रहे कि इसको अच्छी तरह से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जाए। और खेल तो T20 बढ़िया है,
तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पहले ध्यान बहुत गया था, और ये नहीं कि कितना बनेगा कितना आएगा, और जो जिनने बोली लगाई वो लगाई उस वक्त टीम के लिए, लेकिन सबसे बड़ा फायदा टीम को जरूर हुआ। टाइम लगा लेकिन फायदा हुआ, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई ये नहीं कह सकता था उस वक्त 2008 में कि ये किस ऊंचाई को छुएगा। सर, अगर फ्रेंचाइजी की बात करें, क्योंकि आप फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हम एक बिजनेस चैनल है तो हमेशा देखते हैं कि भाई पैसा कितना बनता है। उस समय काफ़ी बार ये कहा गया कि केकेआर उस समय तो कुछ जीता भी नहीं था, लेकिन सबसे सक्सेसफुल टीम थी। अभी भी आपको लगता है कि अभी भी जो पैसा आ रहा है, अभी भी जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, अभी तक जिस तरीके से बाहरी देश में है, प्रीमियर लीग्स में है, वो अभी तक इंडिया में अभी तक ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, और ये बहुत आगे जा सकता है यहाँ से? जी, कुछ हद तक तो क्या है कि ये इम्प्रूव कर ही जा रहा है रेवेन्यू के हिसाब से, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं, लेकिन काफी एक पॉलिश्ड प्रोडक्ट है। जहां तक कि फ्रेंचाइजीज का दैट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें एक तरह से मैंने एक एक्सेल स्टाइल पीएचडी कर रखी है, तो बड़ा लंबा जवाब हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा छोटा जवाब देने के लिए। एक तो जो खेल के साथ जुड़ता है वो पैशन के लिए जुड़ता है, पैसे बनाने के लिए नहीं। पैसे बन गए तो बहुत अच्छी बात है, वो सोने पे सुहागा, बट पहले ये है कि चलो देश का भला करें, इस खेल के साथ जुड़ें, इस खेल के खिलाड़ियों के साथ जुड़ें, और जो खर्चा है वो खर्चा करने के लिए किसी वेल ऑफ आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को तैयार होना चाहिए। अब ये कहाँ जाएगा, क्या इसकी वैल्यूएशन होगी, वो सब बात की बात है। तो किसी जो भी कोई फ्रेंचाइज लेना चाहे किसी भी स्पोर्टिंग फील्ड में, किसी भी स्पोर्टिंग लीग में, उसको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि पैसा बना तो नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बढ़िया खेल के, एक बढ़िया प्रोडक्ट से हम जुड़ रहे हैं। तो एक पैशन का खेल है पहले, और पैसे का बाद में है, लेकिन लोग सिर्फ पैसे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो और क्या करें, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। और अगर कोई लीग अच्छी तरह चल गई, इसलिए मैंने कहा था कि पहले वो ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर लीग चल गई, अच्छी चल गई, लोकप्रिय हो गई, उसमें पैसा आ गया, तो पैसा तो यकीनन बनेगा। टाइम लगता है, आईपीएल को भी टाइम लगा, और देखिए कितना कुछ टाइम के बाद कितना पैसा बन रहा है सबको, पुराने फ्रेंचाइजेस को। नए फ्रेंचाइजेस को अभी बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे आपने कहा सर कि जब शुरुआत हुई थी तब कोशिश करी गई थी कि जो टीम ओनर्स हैं वो भी बड़े नाम हो, कि एक्साइटमेंट साथ में आ जाए। अब तो आपको बड़ा नाम होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 7,000 करोड़ रुपए के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आपकी किटी में पैसा होना चाहिए काफ़ी। और अब तो अगर आप गुजरात की टीम को देखें तो यू हैव इन्वेस्टर्स हु आर रियली कमिंग इन विद अ पर्पस कि यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने अभी कहा कि जो खेल के प्रेमी हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, अगर वो टीम लें तो कम से कम वो ये समझते हैं कि अगर पैसा बना तो बना, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं। अगर इसमें से केवल इन्वेस्टर्स आते हैं और अगर 2-3-4 साल तक वो देखते हैं कि भाई हमने ज्यादा पैसे देके टीम खरीद ली है तो शायद पैसा बनने में टाइम लगेगा, तो वो कहीं अगर और चले जाएं या किसी को बेचते हैं तो फिर लीग में थोड़ा सा हलबली सी बच जाती है। तो ये जो इन्वेस्टर्स का खेल है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अभी जो नए इन्वेस्टर्स आए या जो नई टीम ओनर्स के लिए अगर कोई इन्वेस्टर ग्रुप आया है तो उनको कहीं ऐसा ना लगे कि जितना हमने सोचा था उतना बन नहीं रहा उस टाइम फ्रेम में, तो इसलिए थोड़ी सी वहां तकलीफ हो सकती है। लेकिन जहां तक लखनऊ का सवाल है, अब गोयनका जी जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर 5,000 नहीं तो 7,000 करोड़ के लिए टीम ली, बहुत ज्यादा पैसा था और हैवी, लेकिन अगर उन्हें बन गया 2-4 साल बाद, अगर कुछ बनना शुरू हुआ तो उन्हें खुशी होगी। उन्हें ये नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा दिया और मैं हार रहा हूँ, ये कुछ लॉस हो रहा है। क्योंकि भाई स्पोर्टिंग जो प्रॉपर्टी है, वहां से जो स्पोर्ट्स के साथ अटेंशन, जो पॉपुलैरिटी, जो एक तरह से एक्साइटमेंट, जोश मिलता है टीम ओनर को भी, प्लेयर्स को भी, देखने वालों को भी, उसकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए। सिर्फ जो पैसा आ रहा है जेब में, उसकी तो एक सेकेंडरी वैल्यू होनी चाहिए। मैं एक तरह से आइडियलिस्ट होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग हमेशा पैसे को ज्यादा देखते हैं, लेकिन जो पैशन है, जो विजिबिलिटी के रिटर्न्स हैं, उसको भी तोलना चाहिए। और अगर उसे तोला जाए तो हम यही विन विन सिचुएशन। चलो सर, मैं आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आप भी शॉर्ट ऑफ टाइम हैं। जैसे कि आपने कहा, जब इन्वेस्टर आते हैं, जब पैसा बड़ा मिलता है तो खिलाड़ियों पे कितना दबाव होता है, प्रेशर का? क्योंकि एज अ प्लेयर जो गेम को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कई बार फॉर्म होता है, वो 2 महीने 3 महीने, अगर आपका फॉर्म नहीं क्लिक कर रहा है, चाहे आप पूरे साल कितने भी टैलेंटेड प्लेयर हो, आप पे कितना प्रेशर डालता है वो प्राइस बैज जो आपके साथ चल रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और उस प्रेशर का आप अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब वो बड़े बड़े लोगों को गिरा दे, हरा दे, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्योंकि एक तो टीम ओनर से होता है, क्योंकि भाई इतना पैसा डाला है और हमें लगता है कि हमारी टीम को, सभी लोग कहते हैं कि हमारी टीम को जीतना चाहिए, अंत में 10 टीमों में से एक ही जीतेंगे ना। तो ये जो प्रेशर है बहुत, ये बड़े बड़ों को गिरा देता है। खास तौर से जिनके पास, जैसे आपने कहा कि किसी बोली के हिसाब से कर या उसकी
है वो ज्यादा हो तो, और मीडिया में भी लोग कहने लगते हैं कि फलाना लैक्स पर रन या इतने लैक्स पर विकेट वगैरह, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और ये नहीं कहना चाहिए कि T20 एक छोटा सा गेम है, मतलब कोई जैसे कि कोई मजाकिया गेम है, बड़ा इंटेंस गेम। और हालांकि सिर्फ 20-20 ओवर का होता है, लेकिन उसमें जितनी एनर्जी जाती है, जितना एक तरह से स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है, वो हद से ज्यादा होता है। फ्रेंचाइज में यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई देश के लिए खेले उस पर प्रेशर नहीं होता, या किसी और क्लब के लिए, किसी और टीम के लिए प्रेशर नहीं होता है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी लीग हो, उसमें आप सबसे बड़े प्लेयर हों या... तो ये थी IPL की बात। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपके फायदे की खबर लाए हैं, जहां पे 31 मार्च काफी निकट है और अभी तक अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो चलिए कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कि टैक्स बचाने और साथ ही मुनाफा कमाने की कुछ टिप्स। देखिए कैसे। 31 मार्च आने को है और ऐसे में कहां पर आपको टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहिए, आपकी इसी उलझन को आज हम सुलझाएंगे। मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा हैं। गौरी, स्वागत है आपका। PPF, NPS, ELSS, ULIP, इन तमाम निवेश के विकल्पों में से किसमें किस तरह से टैक्स बचता है, मुझे ये बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जिसने आपने पूछा ELSS, ULIP, PPF, NPS, ये ज्यादातर चीजें आती है सेक्शन 80C में, जो बहुत कॉमन सेक्शन है जहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हैं। 80C में दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिससे आपको एक डिडक्शन मिल जाती है, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस है, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट है, या ज्यादातर लोगों का 80C वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास ना तो उन्होंने घर खरीदा है, ना ही उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, या उनका ऐसा कोई खर्चा नहीं है, तो उनके पास क्या विकल्प है? उनके पास है ELSS, उनके पास है PPF, या अगर PF कटता है एम्प्लॉयर से, साथ में NPS में एडिशनल डिडक्शन भी 50,000 की वो ले सकते हैं 80 CCD 1B में, और साथ में ULIP। तो यूलिप पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज उसमें कमीशन बहुत ज्यादा होती है और वो डेफिनेटली कमीशन एक तरह से आपके ही कॉर्पस में से निकल के जाती है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है ELSS फंड्स, जिसको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें 12 से 15% तक की रिटर्न आ जाती है, जिसमें जब आप उसको बेचते हैं 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और उसके बाद उसको आप जब भी बेचते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है वो भी सबसे कम है, 10% का टैक्स है, वो भी 1 लाख की एग्जेम्पशन के बाद। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ELSS फंड्स बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। ELSS क्योंकि टोटली इक्विटी लिंक्ड है, तो कुछ लोगों को इतना रिस्क लेना पसंद नहीं है, या उनका पोर्टफोलियो, उनका टाइम होराइजन और वो सब इतना नहीं है कि वो ELSS फंड्स में जा सके, तो उनके लिए आप PPF कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि PPF में टैक्स कुछ नहीं लगता, लेकिन PPF की रिटर्न थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू ELSS। और जब हम ELSS और PPF को कंपेयर करते हैं तो ओवर द इयर्स, क्योंकि PPF हम 15 साल तक की बात कर रहे हैं, और अगर आप 15 साल इक्विटी फंड को होल्ड करके रखते हैं तो वो जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखाता है तो नथिंग कैन बीट इक्विटी। तो डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें इन सबको तो मुझे लगता है ELSS बेस्ट रहेगा। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अगर जो आपने शुरुआत में निवेश के विकल्प बताए हैं या टैक्स छूट के लिहाज से जो आपने विकल्प बताया, उसके अलावा भी कोई शख्स अगर रिटर्न की कमाई चाहता हो, मुनाफा चाहता हो, साथ ही टैक्स सेविंग का बेनिफिट चाहता हो, तो ELSS को पक्का ही कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में PPF भी ऑलरेडी होता ही है, जो कि मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल निवेश का विकल्प है, और अमूमन हम देखते हैं कि बहुत लोगों का ये पहला निवेश भी होता है। इक्विटी और डेट में इन दोनों के ऑप्शंस आपने बताए, जहां पर PPF कंसिडर कर सकते हैं, ELSS कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ULIP को भी यहां पर कंसिडर करते हैं, लेकिन लॉक इन में फंस जाते हैं। तो ELSS और ULIP में अगर आप इस वक्त पैसे लगाते हैं तो लॉक इन को लेकर क्या नियम है, जरा ये बताएं। ये लॉक इन पीरियड ULIP में ELSS से तो ज्यादा है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है। रिटर्न भी ELSS में ज्यादा है, क्योंकि ELSS अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो थोड़ी सी कमीशन ब्रोकर को जाती है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। जो डायरेक्ट प्लान होते हैं, जो आप डायरेक्ट खरीदते हैं, उस पर कमीशन जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। कुछ पॉइंट्स में आप कह सकते हो 1%, 1.5%, मैक्सिमम 2-2.25% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होता किसी भी म्यूचुअल फंड का। लेकिन जब हम ULIP की बात करते हैं तो ULIP में बहुत सारे एक्सपेंस रेशियोज होते हैं, और वो
कहीं ना कहीं आप ही की इनकम से, आप ही के रिटर्न से लिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखिए, अगर आप 1.5 लाख रुपए यूलिप में लगा रहे हैं और 1.5 लाख रुपए आप ईएलएसएस में लगा रहे हैं, तो मेरे कंपैरिजन के हिसाब से आप लॉक इन छोड़ दीजिए। लॉक इन तो डेफिनेटली ईएलएसएस में कम ही है, लेकिन हम लॉक इन की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम ईएलएसएस में भी बोल के चलते हैं कि अगर आप ईएलएसएस फंड ले रहे हैं तो कम से कम 5-6 साल आप उसको होल्ड करके चलिए, तभी आपको बेनिफिट एक्चुअल दिखेगा। क्योंकि 3 साल में मार्केट को एंटिसिपेट करना, ये बोलना कि 3 साल बाद मार्केट बहुत ऊपर ही होगी, ये गलत होगा। तो ईएलएसएस में चाहे लॉक इन कम है, 3 साल का है, लेकिन मुझे लगता है 5-6 साल का होल्डिंग रहनी चाहिए। तो चलिए, ये थे आपके निवेश से जुड़ी वो खास टिप्स, जहां पे अगले 6 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से करने चाहिए ताकि आप आगे चल के इस पे टैक्स भी बचा पाएं और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। पर चलिए, अब इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को समाप्त करने का यहीं पे वक्त हो चला है, पर बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।